Ribosome. Ribosome is also known as you know, ribosome is made up with a ribonucleic protein. So it's a part of ribonucleic protein. क्या बना होता है ये? राइबोन्यूक्लिक स्ट्रक्चर होता है, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होती है. एंड इसकी जो फर्स्टली स्टडी किया था ये क्लाउडे ने, ये बायोलॉजिस्ट था क्लाउडे ने फर्स्टली ऑब्जर्व किया था. फर्स्टली ऑब्जर्व कब ऑब्जर्व किया था? 1941 के अंदर. और रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने फर्स्टली इसको स्टडी किया था. रॉबिन्सन एंड ब्राउन. रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसको फर्स्टली स्टडी किया था. फर्स्टली स्टडी इन 1953 में. एंड जो नेम्ड किया था राइबोसोम, जो नेम्ड था राइबोसोम नेम्ड. राइबोसोम जो नेम्ड था वो दिया गया था दिस बाय द पैलिडे. पैलिडे ने कब दिया था इसको? पैलिडे ने दिया इसको 1955 के अंदर. सो राइबोसोम इज ऑल्सो नोन एज पैलिडे पार्टिकल. क्या बोलते हैं इसको? पैलिडे पार्टिकल भी कहते हैं. सो इसी वजह से क्या कहते हैं इसको? ऑल्सो नोन एज पैलिडे पार्टिकल. पैलिडे पार्टिकल. सो पैलिडे पार्टिकल किसका नाम होगा? पैलिडे पार्टिकल इज नोन एज राइबोसोम. सो राइबोसोम का क्या नाम होगा? पैलिडे पार्टिकल, राइट. तो राइबोसोम का ये कुछ इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी रिलेटेड है, इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड है. और जो यहां पे पैलिडे था, पैलिडे ने एनिमल सेल के अंदर इसको फर्स्टली डिस्कवर भी किया था. देखो ऐसा नहीं है कि पैलिडे ने फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया था तो ये फर्स्टली डिस्कवरी तो इसकी हुई. लेकिन अगर यहां पे क्वेश्चन पुट हो कि फर्स्टली एनिमल सेल में राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया था, तो फिर भी नाम किसका आएगा? पैलिडे ने. क्योंकि पैलिडे ने नेम्ड जरूर किया था लेकिन ये ऑलरेडी डिस्कवर था. बट एनिमल सेल में फर्स्टली पैलिडे ने ही डिस्कवर किया था, राइट. तो ये हिस्ट्री राइबोसोम के बारे में. अब राइबोसोम जो होता है जनरली 2 सब यूनिट से बना होता है. राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है. राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट और वो सब यूनिट कौन सी होंगी? दिस सब यूनिट्स आर द लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट. 2 यूनिट हो गई, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट. अब लार्ज सब यूनिट कौन सी होती है, स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है? अगर हम देखें यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में जब आपको 60s मिलेगी वो लार्ज सब यूनिट मिलेगी, और जो स्मॉल सब यूनिट मिलेगी वो 40s मिलेगी. अगर देखें प्रोकैरियोटिक में जो 50s मिलेगी आपको लार्ज सब यूनिट मिलेगी, और जो 30s मिलेगी आपको क्या मिलेगी? स्मॉल सब यूनिट मिलेगी. अब इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे. देखिए इसकी ये होती है स्मॉल सब यूनिट इसकी, और ये होती है इसकी लार्ज सब यूनिट, इस तरह से, राइट. तो इसकी क्या है? तो दिस इज द लार्ज सब यूनिट. हाँ बोलिए, ये कुछ पूछना चाह रहे हो? ये कोई डाउट है किसी का?
ये क्या होता है, दिस इज द लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट जो होती है, आप देखिए स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में यहां पे आपको एमआरएनए मिलेगा, इस साइड में क्या मिलेगा आपको, एमआरएनए मिलेगा। और लार्ज सब यूनिट के अंदर आपको टीआरएनए और प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है, आपको पता है राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। जो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होती है, लार्ज सब यूनिट में होती है। और एक और आरएनए मिलता है, दिस इज नोन एज टीआरएनए। टीआरएनए मीन ट्रांसपोर्ट आरएनए। ट्रांसपोर्ट आरएनए क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज द टीआरएनए ट्रांसपोर्ट द अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड को, अलग अलग अमाइनो एसिड को लेके आता है और उनको जोड़ के क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, राइट। तो यहां पे इस लार्ज सब यूनिट में क्या होगी, इस लार्ज सब यूनिट में चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों की बात हो रही है। यहां पे लार्ज सब यूनिट में टीआरएनए रहता है, टीआरएनए अटैच होता है एंड प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी। टी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, राइट। और जो स्मॉल सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट में आपको मिलेगी दैट्स एमआरएनए। एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, एम का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। जो प्रोटीन के लिए कोड होगा, जो प्रोटीन को बनाने का काम होता है, किसका होता है, एमआरएनए का। तो एमआरएनए इस प्रोटीन को बनाएगा, टीआरएनए होता है अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करके लेके आएगा। तो स्मॉल सब यूनिट में एमआरएनए मिलेगा, इसमें टीआरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है लार्ज सब यूनिट में। अब दोनों प्रोटीन अलग अलग होती है, स्टार्टिंग में दोनों साइट अलग अलग होती हैं। आप देखिएगा दोनों साइड जो है स्टार्टिंग में, एक प्रोसेस आप पढ़ोगे इन द नेक्स्ट क्लास, मीन इन द 12th क्लास। 12th क्लास में आप पढ़ोगे कि एक प्रोसेस होगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन प्रोसेस। एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन द 12th क्लास, और उसमें एक टॉपिक आएगा दैट्स अ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस किस तरह होती है, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, किस तरह से क्या होता है टॉपिक। इसको समझिएगा, देखो ये लार्ज सब यूनिट अलग होती है, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, ये दोनों अलग अलग होंगी। इन दोनों की असेंबली होगी। जब एमआरएनए और टीआरएनए को दोनों असेंबल होंगे, असेंबल के लिए आपको चाहिए मैग्नीशियम। क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए। यहाँ पे इस प्रोसेस को करवाने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, प्लस राइबोफ्लोरिन प्रोटीन चाहिए। राइबोफ्लोरिन प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले ईआर के अंदर। तो राइबोफ्लोरिन प्रोटीन चाहिए प्लस मैग्नीशियम चाहिए। मैग्नीशियम क्या करेगा, दोनों को असेंबल करवा देगा। ये दोनों क्या करवा देगा, सॉरी दोनों को असेंबल करवा देगा, इस तरह जोड़ देगा, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था। तो दिस इज नोन असेंबली। ये क्या होती है, असेंबली होती है, राइट। असेंबल हो जाएंगे, दोनों यूनिट जुड़ जाएंगे। ये कब होगी, जब प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, वो बना होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम होगा 60S प्लस 40S से, और दोनों सब यूनिट से बनेगा 80S। ऐसा नहीं 60-40 क्या बन जाएगा, 100 नहीं बनेगा। ये कहीं 60-40 देखोगी, ये दोनों रॉन्ग हो चुके, नहीं 100 नहीं है, ये 80S ही आता है, राइट। 80S का मतलब यहाँ पे नोट है, इनकी कैलकुलेशन नहीं, दोनों को ऐड नहीं करना आपको। यहाँ पे एक बायोलॉजिस्ट था इसने सेडबर्ग, क्योंकि 80S का मतलब सेडबर्ग होता है, सेडबर्ग। तो सेडबर्ग ने इनको कोएफिशिएंट सेडिमेंटेशन निकाला था, इनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट प्रोसेस बोलते हैं।
इस प्रोसेस का मतलब होता है, आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी सेंट्रिफिकेशन। तो सेंट्रिफिकेशन के बाद इनकी डेंसिटी देखी जाती है प्रोटीन की। प्रोटीन होती है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होती है, उसकी डेंसिटी देखी जाती है और उस डेंसिटी बेस पे इनका अलग अलग रेशियो निकालेगी 70s और 40s। जब दोनों कंबाइन करते हैं तो इसकी 80s आती है। और जो S की वैल्यू होती है, S की वैल्यू कितनी होती है? S की वैल्यू होती है S की वैल्यू 1×10⁻13 सेकेंड। इसकी वैल्यू कितनी होती है? S वैल्यू इज इक्वल टू, S वैल्यू याद रखना कितनी होगी? 1 × 10⁻13 सेकेंड इसकी होगी। इसकी S की वैल्यू निकाली जाती है। ये 40s मिल रही थी, वो स्मॉल सब यूनिट है। ऐसे अगर देखें प्रोकैरियोटिक में भी आपको 2 सब यूनिट मिलेगी, लाइक 50s एंड 30s। इन दोनों से मिलेगा 70s। इन दोनों को भी ऐड नहीं करना आपको, राइट? तो इन दोनों को ऐड करोगे ऐसा नहीं बनेगा। तो 50s प्लस 30s दोनों से बनेगा 70s। क्या बनेगा? 70s बनेगा। तो इस तरह से प्रोकैरियोटिक की भी हम यहाँ पे राइबोसोम की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो 50s होता है वो लार्ज सब यूनिट होगी और 30s यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल सब यूनिट होती है। तो उनसे बनेगा यहाँ पे 70s। अब इसके भी अगर पार्ट बनाए हम यहाँ पे एक टेबल के थ्रू, हम देखिए राइबोसोम अगर देखें जो 80s राइबोसोम होता है, मीन यूकैरियोट्स में होता तो है 80s राइबोसोम होगा। यूकैरियोट्स में इसके अंदर क्या होता है? इसके जो कोएफिशिएंट वैल्यू जो दी गई थी किसके द्वारा? सेडबर्ग के द्वारा। वो क्या दी गई थी? इसकी जो वैल्यू उसने निकाली थी वो वैल्यू कुछ इस तरह से निकाली थी। 60s जो होता है, और दूसरा यहां पे था जैसे 40s। 60s में जो इसने बनाया था वो बनाया था 28s, 5.8s एंड 5s। ये 3 वैल्यू उसने अलग अलग प्रोटीन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, 28s, 5.8s एंड 5s। और जो 40s की जो टोटल कैलकुलेट की थी, 40s में से जनरली निकाली थी यहाँ पे 18s। क्या निकाली थी यहाँ पे? जनरली 18s इसकी वैल्यू निकाली थी ने। ये क्या होती है? इनकी जनरली कोएफिशिएंट वैल्यू होती है जो इसमें निकाली जाती है। अगर ऐसे देखें हम प्रोकैरियोटिक की, तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं इसको, ये प्रैक्टिकल तरीके से निकाली जाती है। अगर देखिए प्रोकैरियोटिक में आपको मिलता है 70s राइबोसोम जो आपको मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। और जो इसका जो कैलकुलेट की थी इसने वो क्या थी? इसकी 50s थी प्लस 30s थी। 50s की 2 वैल्यू निकाली थी इसने, 23s प्लस 5s। और 30s की जो वैल्यू निकाली थी वो थी 16s, राइट? तो ये इसका कोएफिशिएंट वैल्यू जो थी इसने कैलकुलेट की थी अलग अलग यूनिट की। देखो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन अलग अलग तरह की होती है। इसमें 2 चीजें जो कंपोजिशन से बना होता है। एक कंपोजिशन होती है यहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन जो मैं पीछे डिस्कस किया था। एक होता है यहाँ पे दैट्स आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए।
न्यूक्लियस में मैंने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोलस होता है, दैट्स नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं न्यूक्लियोलस को, क्योंकि वो क्या करता है आरआरएनए को बनाता है। आरआरएनए का मतलब राइबोसोम को बनाता है। तो आरआरएनए और प्रोटीन के अलग अलग वैल्यू निकाली जाती है और यही वैल्यू यहाँ पे दी गई है। इन्होंने अलग अलग इसके मेन, अगर 60s को अलग लेके निकालते तो 3 डेंसिटी आएंगी, उसमें 3 डेंसिटी आएंगी, एक 28 पे आएगी, एक 5.8 पे आएगी, एक 5 की आएगी। और अगर 40 की निकालते तो इसमें एक ही डेंसिटी आती है 80 पे। और यहां पे अगर इसमें 50 की निकाले तो 23 और 5 आएगी यहां पे, राइट। तो यहां पे दो रेशियो आएगी, यानी 2 यहां पे निकलेगी 23 और 5। और इसमें अगर देखा जाए तो इसकी क्या निकलेगी, इसकी अकेली 60 निकलती है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया था, इस तरह की वैल्यू इसने कैलकुलेट की थी, कोफिशिएंट वैल्यू। और ये जो कोफिशिएंट वैल्यू जो दी गई थी ये किसके द्वारा दी गई थी, सैडबर्ग सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू जो होती है इसका मतलब होता है एस। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको समझिएगा किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसको निकालने का तरीका समझिएगा। इसको निकालने के लिए जनरली एक ट्यूब आती है इस तरह की। इस ट्यूब में हम जनरली राइबोसोम को इसमें हम राइबोसोम को डालेंगे, जैसे यूकैरियोटिक राइबोसोम डाला और इसमें हमने CaCl2 डाला, जिसे बोलते हैं सीजियम क्लोराइड। क्या होता है CaCl2 का मतलब सीजियम क्लोराइड। इसमें राइबोसोम रखे और इनको रोटेट किया कितनी बार, नियरली 5000 to 7000 पर मिनट से ज्यादा इसको रोटेट किया जाता है। रोटेशन आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ, आई थिंक इन द 9th क्लास की फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है कि आपने एक स्टोन लिया, उसके ऊपर आपने धागा लपेटा, उसको आपने रोटेट किया एंड आपने देखा कि कॉर्नर पे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एज यू नो इन द फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है ये। तो सेम प्रोसेस ये आती है, इसको स्पीडली रोटेट किया जाएगा तो क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसी कारण से कहते हैं सेडिमेंटेशन, नीचे सेटल डाउन होना सेडिमेंटेशन कहते हैं। कोफिशिएंट वैल्यू निकलेगी, इसकी डेंसिटी कुछ इस तरह निकलेगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे इसकी डेंसिटी आई है, मान लीजिए यहाँ पे डेंसिटी आई है, इसकी 2 डेंसिटी कैलकुलेट की, मान लीजिए ये 2 डेंसिटी आई, तो एक डेंसिटी इसने नंबरिंग की हुई थी, यहाँ पे इस तरह से नंबरिंग की हुई थी इस तरह से। तो फर्स्ट डेंसिटी जो आती है वो आती है यहाँ पे 40s पे और दूसरी आती है यहाँ पे 60s पे। तो इसका मतलब 60 + 40 कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 100 बना। लेकिन फिर इन दोनों की जब कंबाइनली निकाला, दोनों को मिक्स करके, ये तो मैंने लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट की दोनों के अलग अलग बताई है। अगर दोनों को इकट्ठा मिला के निकाली जाती है तो दोनों की कंबाइनली एक डेंसिटी आती है इनके बीच में, एंड दिस डेंसिटी द ATS। क्या निकलेगी, दोनों की कंबाइनली ATS निकलेगी। तो ATS जो डेंसिटी है इस तरह से इसने कैलकुलेट की थी, दोनों को ऐड नहीं किया था इन्होंने कि ये दोनों को ऐड कर दो, नहीं, दोनों की डेंसिटी को जब इसने कंबाइन किया और कंबाइन करके एक अलग डेंसिटी निकाली दोनों कंबाइन करने के बाद, और वो डेंसिटी कितनी थी, 80 आई थी, तो इसका नाम रखा गया ATS। तो इस तरह से ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वैल्यू होती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं S से। और S की वैल्यू मैंने आपको डिस्कस की है 1/13 सेकेंड होती है इसकी वैल्यू, राइट। राइबोसोम जो होता है कोई मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होती, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होती है। इसके अंदर आपको जनरली कोई मेम्ब्रेन आपको दिखाई नहीं देगी। फंक्शन क्या होगा इसका,
फंक्शन, इसको ओरिजिनल बोल भी नहीं सकते एक्चुअली, इसका फंक्शन एक ही होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका फंक्शन होता है। देखो ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि राइबोसोम की जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसको रोका भी जा सकता है। कुछ प्रोटीन होती हैं लाइक क्लोरोएम्फेनिकॉल, एक आती है क्लोरोएम्फेनिकॉल, ये एक एंटीबायोटिक होती है, जो एक नेचुरल एंटीबायोटिक होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करते हैं। कुछ बैक्टीरिया इस प्रोटीन सिंथेसिस को रोक सकते हैं इन प्रोकैरियोटिक, एंड दिस इज द कॉमन एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया रिलीज करेगा प्रोटीन एंड राइबोसोम के एक्शन को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हर बार प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, लेकिन बैक्टीरिया रोक भी सकते हैं, जैसे इस एंटीबायोटिक को सिक्रेशन करवा के, राइट। सो दैट इज अबाउट द राइबोसोम। तो राइबोसोम होता है कंप्लीट